स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चले बेटा, आपको कल पता है, कल हमने एवोल्यूशन का चैप्टर कंप्लीट किया था। तो आज बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, इनफैक्ट लास्ट चैप्टर अब चलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये आज हमारा बेटा लास्ट चैप्टर चलेगा। छोटा चैप्टर है, टाइम ज्यादा नहीं लेगा। तो इसलिए बेटा अब जो चैप्टर है इसमें बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो है, जो मैंने आपको कल भी कहा था, वो बेटा इम्यून सिस्टम। तो इसलिए बेटा अब हम पहले इम्यून सिस्टम को स्टडी करेंगे, उसके बाद बेटा इसमें हमें ड्रग्स को स्टडी करना है, शाबाश, अल्कोहलिज्म पढ़ना है, स्मोकिंग पढ़नी है और डिजीजेस पढ़नी है, और थोड़ा बहुत बेटा ब्रीडिंग के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ब्रीडिंग में तो खाली एक ही लेक्चर लगेगा। इसमें जो मेन पार्ट है, मेन टॉपिक जो इसमें है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में, दैट इज इम्यून सिस्टम। देखिए बेटा, अब देखना यह है कि इम्यून सिस्टम क्या है। कोरोना में जो भी बेटा ये पैंडेमिक चल रहा है इस टाइम, इसमें आपने इम्यून सिस्टम का नाम जो है बहुत ज्यादा सुना, क्योंकि हर कोई डॉक्टर, हर कोई बेटा ऐरा गैरा नथु खैरा, जिसको बेचारे बेटा बायोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसने भी बेटा इस लफ्ज को सुन लिया, इम्यून सिस्टम। और उसने ये भी सुन लिया बेटा इस कोरोना पैंडेमिक में कि जिस शख्स का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिस शख्स का बेटा इम्यून सिस्टम बहुत ही कैपेबल होता है, उस शख्स को बेटा ये कोरोना होने के चांसेस कम लगते हैं, और अगर होगा भी उसमें ज्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे, उसको मरने का खतरा नहीं है। हाँ, अब जिस इंसान को कोमॉर्बिडिटीज है, या किसी इंसान को बेटा इम्यून सिस्टम कमजोर है, उस पे कोरोना वायरस बहुत ज्यादा हमला करता है, और आमतौर बेटा उन लोगों का ये कोरोना वायरस जीना हराम कर देता है, और आमतौर बेटा उन लोगों में कोरोना वायरस मौत की गांठ उनको उतार देता है। अब क्वेश्चन ये उठता नहीं, ये इम्यून सिस्टम है क्या। जैसे बेटा आपने डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी बॉडी में पढ़ा 11th में, आपने बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा, वहां पे आपने बाज़ाब्ता बेटा ऑर्गन्स के बारे में सुना होगा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको टीचर ने माउथ के बारे में कहा होगा, फिर फेरिंग्स के बारे में कहा होगा, ईसोफेगस के बारे में कहा होगा, स्टोमक के बारे में कहा होगा, इंटेस्टाइन्स के बारे में कहा होगा। और जब आपने बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा, वहां पे टीचर ने आपको किडनी के बारे में कहा होगा, यूरिटर्स के बारे में कहा होगा, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में कहा होगा, यूरिथ्रा के बारे में कहा होगा। इसी तरह बेटा जब भी आपने फिजियोलॉजी में कोई भी सिस्टम पढ़ा है, तो टीचर ने तो वहां पे ऑर्गन्स को आपको बताया होगा, ये जी ऑर्गन इस सिस्टम में आता है, और ये ऑर्गन ये काम इस सिस्टम में करता है। अब जो इम्यून सिस्टम है, इसका मेन रोल क्या। आपके जिस्म में जब भी कोई पैथोजन आता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, इस गर्ज से कि मैं इस शख्स को बीमार करने वाला हूं, मैं इस शख्स को बीमार करूंगा, चाहे वो कोई वायरस हो, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो, चाहे वो रिकेट्शिया हो, चाहे वो बेटा आपका क्लाइमाइडिया हो, चाहे वो आपका माइकोप्लाज्मा हो, चाहे वो आपका माइकोबैक्टीरियम हो, चाहे वो आपका फंजाई हो, चाहे वो कोई प्रोटोजोआ हो, या कोई बेटा आपका हेलमिंथिक पैरासाइट हो। तो हर कोई पैथोजन इस गर्ज से आपके जिस्म में आता है कि वो आपके जिस्म में फूड हासिल करेगा, शेल्टर हासिल करेगा, और इन टर्न बेटा वो आपको बीमार भी करेगा, क्योंकि इनका पैरासिटिक नेचर होता है। पैरासिटिक नेचर मींस एक तो ये आपके जिस्म से फूड हासिल करते हैं, आपके जिस्म में मल्टीप्लाई करते हैं, आपके जिस्म में शेल्टर हासिल करते हैं, और ऊपर से बेटा आपको मुसीबत में डालते हैं, आपको बीमार भी कर डालते हैं। मगर अब देखना यह है, क्या हमारी बॉडी बेटा इस पैथोजन को ऐसे ही देख लेगी? क्या इसको कहेगी कि चलो जी आपको छूट है, आप बीमार हमें कर दो, आप मुझे मार डालो? ना, अल्लाह पाक ने बेटा अब इन पैथोजेंस के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे बेटा मैकेनिज्म्स रखे हैं, जो बेटा इन पैथोजेंस के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लड़ते हैं, और बेटा आमतौर हमें इन पैथोजेंस के मुसीबत से हमें बचाते हैं। और यही कंपोनेंट जो अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में रखे हैं, ताकि वो बेटा हमारे बॉडी में इन पैथोजेंस के खिलाफ लड़े, इनके साथ बेटा इनको शब्बा बेटा मार दे, ताकि हमें कोई डिजीज ना हो जाए। और यही तो अब हम देखेंगे कि जो ये सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो है, ये बेटा हमारी बॉडी में हमें बेटा शब्बा डिफेंस देता है, ये हमारी बॉडी को बेटा बचाता है अगेंस्ट द शब्बाश पैथोजेंस, देयर एंटीजेंस, और उनके टॉक्सिन से ये हमें बेटा बचाता है, ये उनसे लड़ता है, बाज़ाब्ता बेटा लड़ाई करता है। अब क्वेश्चन ये उठेगा, सर हमने समझा कि जो इम्यून सिस्टम है ये हमें पैथोजन से बचाता है, ये उनसे लड़ता है ताकि वो हमें बेटा डिजीज इंड्यूस ना करे। मगर सब अब एक चीज है, इस इम्यून सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें टीचर ने कहा था, इसमें हम माउथ है, फेरिंग्स है,
इसोफेगस है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है। सर यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स है? देखिए बेटा, इम्यून सिस्टम एक वाइड सिस्टम है, इसमें आपका स्किन भी आता है। सो स्किन भी इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है, भरोसा करो मुझ पे, क्योंकि जब भी कोई बैक्टीरिया बेटा आता है आपके स्किन से टकराता है, आपका स्किन बेटा इस बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देता है। कोई वायरस आता है आपके स्किन के साथ टकराता है और ये स्किन अब इस वायरस को आपकी बॉडी के अंदर जाने नहीं देता है, तो बेटा ये जो स्किन है ये बैरियर का काम करता है ना। ये बेटा चट्टान की तरह आपकी बॉडी के सामने खड़ा है ना, और आपकी बॉडी में किसी पैथोजन को अंदर नहीं जाने देता है, किसी वायरस को, किसी बैक्टीरिया को, किसी फंजाई को, किसी प्रोटोजोआ को, किसी रिकेट्शिया को, किसी माइकोप्लाज्मा को, जो आमतौर पैथोजेंस है, आपकी बॉडी के अंदर जाने नहीं देते। तो स्किन भी बेटा कंपोनेंट बन रहा है आपके इम्यून सिस्टम का। इसी तरह बेटा अगर आप अपने नाक में बाल देखेंगे, हमारे नाक में बाल होते हैं नेजल हेयर्स, और आपको लगता है ये क्या है, ये बाल, ये नाक में क्यों अल्लाह पाक ने हमारे नाक में बाल रखे? बेटा ये भी इम्यून सिस्टम का काम करते हैं, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो सांस के जरिए जब बेटा हवा अंदर जाते हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, इसमें पैथोजेंस है, हवा में तो पैथोजेंस होते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, आंखों से नहीं दिखते हैं, इसमें एंटीजेंस रहते हैं। तो जब ये आपके हवा के जरिए आपके नाक से गुजर के अंदर जाते हैं, तो ये नाक के हेयर्स क्या करते हैं, ये बेटा इन बैक्टीरिया को या इन शाबाश माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में घुसने नहीं देते हैं। सो नेजल हेयर भी अल्लाह पाक की कसम पार्ट ऑफ शाबाश इम्यून सिस्टम है। इसी तरह बेटा अगर आप देखेंगे आपकी बकल कैविटी में सलाइवा है, और ये सलाइवा बेटा आपको पता है इसमें एक एंजाइम है दैट्स कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेज, और ये सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, ये आपके शाबाश फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं स्पेशली स्टार्च, ये उसको डाइजेस्ट करता है। पर बेटा क्या आपको पता है कि सलाइवा का रोल और भी है? सलाइवा जो है उसमें बेटा दो किस्म के शाबा बेटा बैक्टीरियोसिडल या बैक्टीरिया को मारने की सलाहियत रखते हैं, दो किस्म के चीज उसमें होते हैं, वन इज कॉल्ड एज लाइसोजाइम एंड अनदर इज कॉल्ड लैक्टोफेरिन। और ये लाइसोजाइम और लैक्टोफेरिन क्या करता है, ये बैक्टीरिया को लाइसोजाइम मार डालता है और लैक्टोफेरिन बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता है। सो लॉजिकली आपका जो सलाइवा है उसमें जो ये लाइसोजाइम है, अल्लाह पाक की कसम ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है किसका बेटा, इम्यून सिस्टम का। उसके बाद आप अगर आंखों की ओर देखेंगे, आपकी आंखों से भी बैक्टीरिया वायरस अंदर घुस सकता है, मगर आपकी आंख में अल्लाह पाक ने बेटा कंजक्टाइवा रखा है, आपके आंखों के सामने बेटा एक ट्रांसपेरेंट स्किन होता है, भरोसा करो आपकी आंखों के सामने एक ट्रांसपेरेंट स्किन होता है जिसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं, वो बेटा इस पैथोजन को अंदर नहीं आने देता है। और आपकी आंखों में एक ग्लैंड्स होते हैं एंड दोस ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज लैक्रिमल ग्लैंड्स, जो कंटिन्यूअसली बेटा एक्सक्रीशन बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड एज लैक्रिमल एक्सक्रीशन, जिनको हम बेटा टीयर्स कहते हैं, आंसू कहते हैं। सो आपकी आंखों में जो आंसू है ना, उसमें भी बेटा एक बैक्टीरियोसिडल एंजाइम होता है दैट्स लाइसोजाइम, जो इस बैक्टीरिया को मार डालता है। सो आपके आंखों के अंदर जो आंसू है इट एक्ट्स एज अ प्लेयर ऑफ इम्यून सिस्टम। अब अगर कानों में आप देखेंगे, आपके कानों में बेटा ईयरवैक्स होता है या जिसको हम सुरामिन कहते हैं, ये भी बेटा ईयरवैक्स क्या करता है, ये बैक्टीरिया को आपके कान के अंदर घुसने नहीं देता है और आपको बेटा बचाता है फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके बाद अगर आप अपने ब्लड में जाएंगे, आपके ब्लड में बेटा इम्यून सेल्स है, डब्ल्यूबीसीज है, न्यूट्रोफिल्स है, पढ़ा चुका हूं मैं। आपके ब्लड में मोनोसाइट्स है, आपके ब्लड में बेटा नेचुरल किलर सेल्स है, आपके ब्लड में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स है। तो ये भी बेटा कंपोनेंट बन रहे हैं इम्यून सिस्टम के। उसके बाद बेटा आपके ब्लड में, आपके टिश्यूज में एक और ग्रुप ऑफ सेल्स है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके बेटा शाबाश इम्यून सिस्टम के। और जो टी लिम्फोसाइट्स है ये थाइमस ग्लैंड में प्रोसेस होते हैं और बी लिम्फोसाइट्स आपके बोन मैरो में प्रोसेस होते हैं। सो एज सच मैं कह सकता हूं ना कि अल्लाह पाक ने ढेर सारी चीजें हमारी बॉडी में रखे हैं विच एक्ट्स एज इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, विच एक्ट्स एज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। सो इम्यून सिस्टम में बेटा ऑर्गन्स भी रोल अदा करते हैं, इम्यून सिस्टम में टिश्यूज भी रोल अदा करते हैं, इम्यून सिस्टम में सेल्स भी रोल अदा करते हैं और इम्यून सिस्टम में प्रोटीन्स भी अपना रोल अदा करते हैं। तो इसलिए बेटा ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसी को तो हम पढ़ेंगे, कौन कौन सा ऑर्गन इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सा टिश्यू इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सी सेल्स इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। जैसे आपकी न्यूट्रोफिल है, इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। जैसे आपकी बेटा इसिनोफिल्स है, इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। जैसे आपकी बेसोफिल है, इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। आपकी मोनोसाइट है, इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती है।
होती है, आपकी लिम्फोसाइट्स है इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, आपकी बेटा एनके सेल्स है इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, आपकी डेंड्राइटिक सेल्स है इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, आपकी मैक्रोफेजेस है इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। तो गिनने पे आएंगे, आप भी थक जाओगे सुन के और मैं भी थक जाऊंगा बोल के। सो यही तो हमें इम्यून सिस्टम में पढ़ना है कि कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से टिश्यूज, कौन कौन से सेल्स और कौन कौन से प्रोटीन्स बेटा रोल अदा करते हैं इन इम्यून सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। The overall ability of the host to fight the disease-causing organisms conferred by immune system is called as immunity. The term immunity was coined by Burnett. ये बेटा आपके सामने प्रोफेसर बुर्नेट है जिसने पहली बार बेटा टर्म इम्यूनिटी दुनिया को दी। Immune system is a complex system of the body including cellular, इसमें cellular components भी आते हैं, and molecular components which has the primary function of distinguishing self from non-self and defense against infectious agents, foreign substances and toxins. So immune system एक complex system है और फिलहाल बेटा इतना याद रखो, ये वो सिस्टम है जो हमें बेटा बचाता है, डिफेंस दिलवाता है अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट इज पैथोजेंस, उनके एंटीजेंस के खिलाफ और उनके टॉक्सिन्स के खिलाफ ये हमें बेटा क्या करता है, डिफेंस देता है। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहां पे आपको बेटा बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन का टर्म आ सकता है। डिफाइन इम्यूनिटी तो आप ये लिखेंगे पहले 2 पॉइंट्स, और अगर आएगा डिफाइन इम्यून सिस्टम तो आप ये एंड का पॉइंट लिखेंगे। तो चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड। इम्यूनोलॉजी, अब हम देखेंगे बेटा इम्यूनोलॉजी क्या है। बेटा इम्यूनोलॉजी वो साइंस है जो डील करता है विद द इम्यून सिस्टम और इम्यून रेस्पॉन्स टू फॉरेन सबस्टेंस एंड देयर रोल इन रेजिस्टिंग इन्फेक्शन। सो जब बेटा कोई साइंस जो स्टडी हम करते हैं जो बेटा रिवॉल्व करता है अराउंड इम्यून सिस्टम और कैसे इम्यून सिस्टम काम करता है और कैसे हमें इन्फेक्शन से बचाता है, सच साइंस इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी। और बेटा फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी हम एडवर्ड जीनर को कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये पहला शख्स था जिसने बेटा स्मॉल पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन बनाया। आपने सुना होगा बेटा स्मॉल पॉक्स एक बहुत बड़ी ड्रेडफुल डिजीज थी। आज से बेटा 50 साल पहले अगर हम जाएंगे, जो ये स्मॉल पॉक्स थी ये बेटा एक वायरस करता है, दैट्स कॉल्ड स्मॉल पॉक्स वायरस, और उसको हम बेटा नाम देते हैं वर्सला वायरस। बहुत खतरनाक वायरस था ये बेटा, इसने लाखों लोगों की जान ली है बेटा इस वायरस ने, इस स्मॉल पॉक्स वायरस। तो जो एडवर्ड जीनर था इसको खिताब जाता है कि ये पहला साइंटिस्ट था जिसने बेटा इस स्मॉल पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन बनाया। और ऑलमोस्ट बेटा स्मॉल पॉक्स आज लगभग इस दुनिया से इरेडिकेट हो चुकी है, 100% नहीं मगर बेटा बहुत कम हो चुकी है। और कारनामा किसका बेटा? एडवर्ड जीनर का, क्योंकि उसने इसके खिलाफ क्या बनाया? वैक्सीन। जैसे इस टाइम बेटा लोग तरसते हैं कि कब कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनेगा, क्योंकि इस कोरोना वायरस ने भी दुनिया को बहुत ज्यादा मुसीबत में डाला। पर कोरोना वायरस से भी 100 गुना खतरनाक बेटा स्मॉल पॉक्स वायरस था। क्यों? क्योंकि स्मॉल पॉक्स वायरस बेटा बहुत ज्यादा ड्रेडफुल है। उतना बेटा ये कोरोना वायरस ड्रेडफुल नहीं है, क्योंकि इसकी मॉर्टिलिटी रेट 2% है, और स्मॉल पॉक्स में मॉर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा थी। तो लॉजिकली बेटा एडवर्ड जीनर को यह खिताब दिया जाता है कि ये पहला साइंटिस्ट था जिसने बेटा इसके खिलाफ वैक्सीन बनाया। इसलिए बेटा इसको लोग साइंटिस्ट मानते हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, क्योंकि इसने पहली बार कॉन्सेप्ट दिया वैक्सीन का। वैक्सीन क्या होता है वो हम इंशाल्लाह आगे जाके बेटा एक अलग बैनर के तले पढ़ेंगे, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। तो चले बेटा नेक्स्ट, इम्यूनिटी। अब बेटा जरा गौर से यहां पर देखिए, जब हम इम्यूनिटी को आप देखते हैं जिसकी वजह से बेटा हमें रेजिस्टेंस मिलती है, कैपेबिलिटी मिलती है टू फाइट अगेंस्ट द बेटा पैथोजेंस, ये अब 2 लेवल्स की होती है। वन इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी एंड अनदर इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। खुद बेचारा कहता है इनेट मींस राइट फ्रॉम बर्थ, ये वो इम्यूनिटी होती है जो हम में बेटा राइट फ्रॉम बर्थ होती है। यहां पे बेटा बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आते हैं, वो फिर कहते हैं सर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या ये राइट फ्रॉम बर्थ नहीं होती है? इसके भी प्लेयर्स जो होते हैं, कंपोनेंट जो होते हैं, आगे जाके जब मैं पढ़ाऊंगा टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, इसके 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, ये भी पैदाइश के टाइम होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो प्लेयर्स है, जो कंपोनेंट्स है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, वो हमारे पास बर्थ में नहीं होते हैं बेटा, मगर अभी ये एक्टिव नहीं हुए होते हैं। अभी इन्होंने शब्द बेटा इनमें वो सलाहियत नहीं आई होती है कि पावर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। ये बेटा खास किस्म की सेल्स होती है, खास किस्म की इम्यून सेल्स होती है विच आर स्पेसिफिक
जो किसी पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ बेटा पर्टिकुलर शाबाश एक्शन करते हैं। जबकि इनेट इम्यूनिटी के जितने भी प्लेयर्स है, जितने भी कंपोनेंट्स है, चाहे उनके पास बेटा शाबाश बैसिलस बैक्टीरिया आए, चाहे उनके पास क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया आए, चाहे उनके पास क्लेब्सिला बैक्टीरिया आया, चाहे उनके पास एंटेरोबैक्टर आया, चाहे उनके पास कैंपाइलोबैक्टर आया, चाहे उनके पास बेटा कॉक्सी बैक्टीरिया आया, कोई भी बैक्टीरिया, वो हर किसी को खिलाफ बेटा एक ही तरीके से काम करते हैं। कौन? इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स है, ये बेटा खास किस्म के काम करते हैं। काम क्या? कि ये बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो शाबाश प्लेयर्स होते हैं, ये बेटा स्पेसिफिकली काम करते हैं। दैट मीन्स कि इनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है अगेंस्ट द पर्टिकुलर पैथोजन। सपोज बेटा जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करेगी, बैसिलस के खिलाफ इनका अलग तरीके से रेस्पॉन्स होता है, और उसके बाद बेटा ये इस बैसिलस बैक्टीरिया के एंटीजेंस के खिलाफ मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं। सो दैट मींस कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये स्पेसिफिक होती है। ये हर किसी पैथोजन के खिलाफ अलग अलग तरीके से अपना अपना काम कर देती है। बेटा ये तब काम करेगी ना जब ये पैथोजन को देखेगी। सपोज टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स को अगर बैसिलस के खिलाफ एक्शन करना है, ये बेटा इसके खिलाफ स्पेसिफिक एक्शंस करते हैं ना, बेटा तब एक्शन करेंगे ना जब देखेंगे। बेटा देखेंगे ना बर्थ के बाद। So, इसलिए बेटा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये बर्थ के बाद ही एक्टिवेट होता है, क्योंकि जब तक हम मां के यूट्रस में होते हैं, आमतौर मां के यूट्रस में हमारी बॉडी तक कोई भी पैथोजन नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं कोई पैथोजन पहुंचता है? क्योंकि उस टाइम मेरी मां और मेरे बीच में एक बैरियर होता है, दैट्स कॉल्ड प्लेसेंटल बैरियर्स, और ये प्लेसेंटल बैरियर्स आमतौर पैथोजन को नहीं जाने देते हैं फ्रॉम मदर टू फीटस। तो इसलिए बेटा जब तक एक बच्चा मां के यूट्रस में होता है, लगभग ये सलामत रहता है फ्रॉम दीज पैथोजेंस। इसलिए बेटा वहां पे जब पैथोजेंस इसको नहीं मिलते हैं, तो इसलिए वहां पे टी और बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट नहीं होते। तो ये टी और बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं ओनली आफ्टर बर्थ। क्यों? क्योंकि बर्थ के बाद ही अब बेटा इसको इन पैथोजेंस का सामना करना पड़ता है, और जिस किस्म का पैथोजन आएगा, ये उस पैथोजन को याद रखते हैं और उसके बाद बेटा उसके खिलाफ एक्शन कर देते हैं। कैसे? वो हम आगे देखेंगे। तो इसीलिए बेटा इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड। ये बेटा स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मींस कि पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ पर्टिकुलर तरीके से काम करती है, उसको पर्टिकुलर तरीके से बेटा खत्म कर देती है। तो इसके काम करने का तरीका हर किसी पैथोजन के खिलाफ अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से बेटा इसके लिए काम करता है, अलग अलग तरीके से उनके लिए एंटीबॉडीज बनाई जाती है, बिकॉज एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टू द एंटीजेंस और द पैथोजन। तो इसीलिए बेटा हम इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं या स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, और ये एक्टिव होती है आफ्टर बर्थ। मगर जो इनेट इम्यूनिटी होती है ना बेटा, ये राइट फ्रॉम बर्थ होती है, और इसके लिए इसमें बेटा ये जो कोई भी पैथोजन एनकाउंटर करता है, उसके खिलाफ ये एक्शन एक ही तरीके से करता है। सो चाहे बेटा स्किन के पास, अगर आपका स्किन जो है वो इनेट इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, क्योंकि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। आमतौर लिवर को हम लार्जेस्ट ऑर्गन कहते हैं, नहीं बेटा ये गलत बात है। स्किन आपका लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी का है, और जो स्किन है ये भी तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपके इम्यूनिटी का। आप इसके पास बेटा एक बैक्टीरिया आ रहा है बैसिलस, ये उसको रोकेगा, या इसके पास एक बैक्टीरिया आ रहा है, लेट द बैक्टीरिया इज कैंपाइलोबैक्टर, लेट द बैक्टीरिया इज क्लेब्सिला, लेट द बैक्टीरिया इज एंटेरोबैक्टर, कोई भी बैक्टीरिया ये उसको रोकेगा। सो बेटा बैसिलस कोई अलग तरीके से नहीं रोकेगा, कैंपाइलोबैक्टर कोई अलग तरीके से नहीं रोकेगा, बस रुकेगा। हर किसी के लिए एक ही एक्शन है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो शाबाश आपका फंजाई हो, चाहे वो आपका प्रोटोजोआ, एक ही तरीका है। तो इसीलिए बेटा इनेट इम्यूनिटी जो होती है, इसको हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक। सो जो कोई भी कंपोनेंट इनेट इम्यूनिटी को बिलोंग करता है, वो बेटा नॉन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि वो हर किसी पैथोजन के खिलाफ एक ही तरीके से काम करता है। जबकि बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो प्लेयर्स है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी बनाते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ स्पेसिफिक एक्शन करते हैं, अलग तरीके से हर किसी पैथोजन के साथ लड़ाई करते हैं। तो बेटा हम देखेंगे कि इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, और ये नॉन स्पेसिफिक है। तो देखिए बेटा ये अब आपके सामने इनेट इम्यूनिटी का चार्ट आ रहा है। प्लीज बेटा यहां पर याद रखिएगा, मैंने इसको टेक्स्ट बुक से भी बेटा जोड़ के रखा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं टेक्स्ट बुक से बाहर जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं टेक्स्ट बुक से बगावत करूं, और ऐसा ना हो कि आपका नीट पे क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस बेटा आपके टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं बाय हुक और क्रूक, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बेटा कोरिलेशन तो होती है आपके टेक्स्ट बुक के साथ।
तो इसीलिए बेटा मैंने भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा जब मैंने आपको बेटा जेनेटिक्स पढ़ाया, जब मैंने आपको बायोलॉजी वेल्थ बेटा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई, जब मैंने आपको एवोल्यूशन पढ़ाया, बहुत ज्यादा ख्याल रखा कि मैं टेक्स्ट बुक से बाहर ना जाऊं, मैं टेक्स्ट बुक से किसी पॉइंट पे कहीं बगावत न करूं। तो इनेट इम्यूनिटी जो है, अब इसमें दो लाइंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स आते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारी इम्यूनिटी में कुल मिला के बेटा 3 लाइंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। इनेट इम्यूनिटी किस किस लाइन को दिखाता है, फर्स्ट और सेकंड, और जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो मैंने अभी आपको बोला, तो वो रिप्रेजेंट करती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। सो कुल मिला के हमारी बॉडी में बेटा लड़ने के लिए जो फौज होती है वो 3 किस्म की होती है। 3 लाइंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म पे काम किया जाता है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आता है, आपकी बॉडी में पैथोजन हमला करना चाहता है, तो आपके पास बेटा इम्यूनिटी के 3 लाइंस है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। फर्स्ट और सेकेंड लाइन किसकी बेटा प्रॉपर्टी है, इनेट इम्यूनिटी की। ये किसकी मिल्कियत है, इनेट इम्यूनिटी की। मगर जो बेटा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है वो किसकी मिल्कियत है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये आपने देखा भी होगा बेटा, अगर किसी जगह रॉयट्स हो जाता, किसी जगह बेटा कोई दंगा हो जाता, किसी भी इलाके में, हिंदुस्तान में अगर हम जाएंगे किसी जगह दंगा हो रहा है, आप बेटा आप देखेंगे सबसे पहले जहां पर भी ये दंगा होता है, ये फसाद होता है, तो वहां पे सबसे पहले लोकल पुलिस आ जाती है। चलिए कश्मीर में ही लेंगे, तो कश्मीर की जो लोकल पुलिस है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। तो पहले बेटा जहां पर भी ये दंगा होता है, फसाद होता है, तो सबसे पहले बेटा जम्मू कश्मीर पुलिस आ जाती है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये बेटा अब वहां पे इस झुंड को, जो ये मॉब है, इसको काबू करने की कोशिश करती है। अगर बेटा ये फर्स्ट लाइन काबू नहीं करेगी इस मॉब को, अगर ये फर्स्ट लाइन बेटा इस दंगे को काबू नहीं कर पाई, तो फिर बेटा दूसरी लाइन को बुलाया जाता है, दैट इज CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस को बुलाया जाता है। और अब बेटा सेंट्रल रिजर्व पुलिस जो यहां पर है, ये अब काम करता है एज सेकेंड लाइन। तो अब ये बेटा मॉब को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अगर बेटा अब ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म भी मॉब को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, दंगा और भड़क रहा है, दंगा और फैल रहा है, तो फिर अल्टीमेटली बेटा थर्ड लाइन पे काम किया जाता है, एंड दैट इज आर्मी। तो फिर आर्मी को बुलाया जाता है ताकि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करे। अगर बेटा आर्मी भी इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करेगी, क्योंकि आर्मी हाईएस्ट लेवल है, थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर आर्मी भी बेटा इस दंगे को कंट्रोल नहीं करेगी, फिर इस मुल्क का, फिर इस स्टेट का खुदा ही हाफिज है। तो यहां पे बेटा बहुत ज्यादा मुसीबतें उठेंगी। इसी तरह जब कोई बेटा शाबाश पैथोजन आपके जिस्म की ओर आ रहा है, तो आपके इम्यून सिस्टम 3 टायर पे उस पे लड़ती है, उसके साथ जंग लगाती है, उसके साथ लड़ती है, क्योंकि जंग शुरू हुई ना, यहां पे अब जंग बेटा शुरू हुई पैथोजन के खिलाफ, या पैथोजन और बेटा इम्यून सिस्टम के खिलाफ। मगर पहला इम्यून सिस्टम बेटा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म पे काम करता है। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ब्रीच हुआ, अगर इस पैथोजन ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को बेटा एम्पावर किया, उस पे हावी हुआ, तो बेटा अब ये किस पे आएगा, सेकेंड लाइन पे। तो अब ये पैथोजन बेटा सेकेंड लाइन, हमारी सेकेंड लाइन इस पैथोजन के साथ लड़ेगी। अगर अब सेकेंड लाइन भी फेल हो गई, सेकेंड लाइन ने भी इस पैथोजन का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो फिर बेटा अब थर्ड लाइन पे काम आएगा। अब थर्ड लाइन बेटा हमारी जो है वो इस पैथोजन के खिलाफ लड़ेगी। और अगर बेटा थर्ड लाइन भी इस पैथोजन की वजह से हार गई, तो यकीनन आप बीमार हो जाते हो। तो आज के बाद बेटा याद रखना, आप जब भी बीमार हो जाते हो, अल्लाह पाक की कसम, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो पैथोजन के आगे बेटा घुटने टेक चुका होता है। इवन इसने आपकी थर्ड लाइन को भी ब्रीच किया होता है, इसने आपकी थर्ड लाइन को भी मात दी होती है। पर उसके बाद क्या होता है कि जब बेटा आप बीमार हो जाते हो, ये इम्यून सिस्टम हिम्मत नहीं हारता है। ऐसा नहीं है कि बस ये इसको कहता है मैंने घुटने टेके, अब उसको मार डालो इस इंसान को। सो इनिशियली तो ये घुटने टेकता है, क्योंकि पैथोजन जो है वो बहुत मजबूत तरीके से फर्स्ट लाइन को भी हरा रहा है, सेकंड लाइन को भी हरा रहा है, थर्ड लाइन को भी बेटा एम्पावर कर रहा है। मगर उसके बाद बेटा अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो और मिलजुल के इसके खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स इलिसिट करता है, इसके खिलाफ और कार्रवाई शुरू करता है, इसके खिलाफ और एंटीबॉडीज प्रोडक्शन ज्यादा करता है, इसके खिलाफ और साइटोकाइन प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। तो लॉजिकली बेटा फिर एक पॉइंट पे, किसी मुकाम पे हम इसको बेटा शाबाश काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। और अगर काबू नहीं हुआ तो मौत बेटा यकीनन है, मौत तय है। यही वजह है कि अगर आप देखेंगे, सपोज किसी को इस टाइम कोरोना वायरस हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बेटा हमारा इम्यून सिस्टम उसके सामने चुप करके बैठा है, हमारा इम्यून सिस्टम उसके साथ लड़ रहा है। फर्स्ट लाइन भी लड़ रही है, सेकेंड भी लड़ रही है, थर्ड भी लड़ रही है। मगर बेटा अगर ये कोरोना वायरस हमारी थर्ड लाइन को भी कमजोर कर रहा है,
उसको भी बेटा उसके ऊपर हावी हो रहा है तो ये सिम्टम्स लाएगा। और उसके बाद बेटा जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बेटा शाबाश हार मारने के लिए तैयार होता है, वो और बेटा सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स लाता है, वो और तेजी के साथ बेटा अपना काम करता है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है ताकि बेटा इस कोरोना वायरस को शाबाश क्या किया जाए, खत्म किया जाए। मगर अगर बदकिस्मती से बेटा इम्यून सिस्टम फिर भी बेटा पूरी तरह से इसके हार के बाद भी पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से लड़ नहीं पाएगा, तो फिर एक इंसान की बेटा मौत तय होती है इन पैथोजेंस की वजह से। और मैक्सिमम टाइम बेटा हमारा ही इम्यून सिस्टम बेटा जीत के निकल के जाता है। फिर आप कहोगे सर अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमें हमेशा जितवाता है, मेजॉरिटी टाइम जितवाता है, फिर हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, हमें इन्फेक्शन होती है हम दवाइयां क्यों लेते हैं? बेटा लेना जरूरी है, क्योंकि दवाइयां जो है वो क्या करती है, वो भी बेटा अपना एक काम करती है, वो इस बेटा पैथोजन को, इस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई नहीं होने देती, इसको मार डालते हैं। सो दैट मीन्स कि बेटा जो इम्यून सिस्टम है उसके साथ साथ फिर आपको बेटा शायद ड्रग्स का भी सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं बेटा जो बहुत खतरनाक होते हैं, जो बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को इवेड करने की भी सलाहियत रखते हैं, चकमा देने की सलाहियत रखते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बेटा शाबाश इवेड करते, चकमा देते, जिसकी वजह से बेटा हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है और दवाइयां लेनी पड़ती है। मगर इम्यून सिस्टम भी बेटा हमारा चुप करके नहीं बैठता है, वो भी बेटा इसके खिलाफ कंटिन्यूअसली एंटीबॉडीज प्रोडक्शन कर देता है, जिसकी वजह से बेटा ये पैथोजन आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी बॉडी में कमजोर होता जाता है और हमें बेटा आहिस्ता आहिस्ता फिर शाबाश हम इस पैथोजन के मुसीबत से आजाद हो जाते हैं। तो अब बेटा आपने देखा कि जो आपका इम्यून सिस्टम है ये कुल मिला के 3 लाइंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म पे काम करता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पर इस टाइम मैं आपको इनेट इम्यूनिटी पढ़ा रहा हूं तो लॉजिकली बेटा इनेट इम्यूनिटी में खाली 2 लाइंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब देखेंगे बेटा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है इसमें हमें क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा। इसमें 2 बैरियर्स आते हैं, टेक्स्ट बुक की ओर चला जा रहा हूं। इसमें 2 बैरियर्स आते हैं, फिजिकल बैरियर्स एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। और जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आता है इसमें 2 बैरियर्स आते हैं, वन इज कॉल्ड एज सेल्यूलर बैरियर्स जिनको हम फैगोसाइटिक बैरियर्स भी कहते हैं, जो हम आगे जाके देखेंगे, एंड अनदर इज कॉल्ड एज साइटोकाइन बैरियर्स। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि इनेट इम्यूनिटी में किस किस बैरियर को हम स्टडी करते हैं जो हमें बेटा इन पैथोजन से लड़ने की सलाह देता है, जो हमें ये ताकत देता है, कुव्वत देता है कि हम इन पैथोजन से लड़े, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर किस लाइन को बिलोंग करते हैं? फर्स्ट लाइन। और सेल्यूलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर किसको बेटा बिलोंग करते हैं? सेकंड लाइन। और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इनेट इम्यूनिटी, एंड यू नो इनेट इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा नॉन स्पेसिफिक मींस कि हर किसी पैथोजन के खिलाफ एक ही तरीके का काम करता है। ऐसा नहीं है कि बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरह ये अलग अलग पैथोजन के खिलाफ अलग अलग किस्म की एंटीबॉडीज बनाए ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज बेटा एंटीबॉडीज के जरिए लड़ाई नहीं होती। चले बेटा अब हम इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, इलॉबरेट करके स्टडी करेंगे। अब आपको पता चला कि इनेट इम्यूनिटी में कुल मिला के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। और फर्स्ट लाइन में बेटा शाबाश कौन कौन सा बैरियर? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। और सेकंड लाइन में बेटा शाबाश सेल्यूलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। चले बेटा अब हम देखेंगे इनेट इम्यूनिटी है क्या। इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, ये सबसे बड़ा पॉइंट। टाइप ऑफ डिफेंस दैट इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, इसलिए इसको फैमिलियर इम्यूनिटी कहते हैं, एंड इट रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ। बेटा आपका स्किन इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है, यह आपकी पैदाइश पे होता है ना, और ये आपके साथ जिंदगी भर रहता है ना। आपके नाक के अंदर बाल है, ये आपके साथ जिंदगी भर रहते हैं ना। आपके शाबाश बॉडी में बेटा न्यूट्रोफिल्स है, आपकी बॉडी में लिम्फोसाइट्स है, आपकी बॉडी में मोनोसाइट्स है, आपकी बॉडी में मैक्रोफेजेस है, आपकी बॉडी में, आपके मुंह में सलाइवा है, आपके स्टोमक में HCl है। दीज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। ये हमारे पास होते हैं ना। कम समझी वीडियो याल नहीं दफा करे। अब बेटा अगर हम कम समझी वीडियो याल कर नहीं दफा, तो अब बेटा अगर हम देखेंगे कि जो इनेट इम्यूनिटी है ये नॉन स्पेसिफिक है। लड़की अपना वीडियो बंद करो, तय करो लड़की आउट, इस लड़की को बाहर निकालो। तो अब बेटा जो इनेट इम्यूनिटी है ये नॉन, वीडियो अपना सारा बंद कीजिएगा बेटा, डिस्टर्ब मत करो क्लास। कोई लड़की थी जिसने अभी वीडियो ऑन किया, करता ना नेवर, शफकत वीडियो बंद करो बेटा प्लीज, 2 सेकंड नहीं लगेंगे आपको बाहर फेंकने में। करना वीडियो बंद। चलिए, innate immunity is non-specific type of defense that is present at the time of birth and it remains throughout the life। तो देखिए नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ,
वही वो नाम है बेटा। जब कोई इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट हर किसी पैथोजन के खिलाफ एक ही किस्म का काम करे, सपोज स्किन का काम है रोकना। अब कोई भी बैक्टीरिया क्यों ना हो, कोई भी वायरस क्यों ना हो, कोई भी प्रोटोजोआ क्यों नहीं, ये रोकता है ना बेटा हर किसी को, बैरियर का काम करता है ना। इमाचो बेटा बैक्टीरिया अलग तरीके रुकावान, वायरसेस अलग तरीके रुकावान ना आया रोको। सो दैट मींस कि नॉन स्पेसिफिक है। उसके बाद बेटा एक और चीज, अगर हमारे मुंह में कोई बैक्टीरिया गया, अब चले बेटा मैंने खाना खाया तो ये मेरे मुंह में बेटा ये खाने के जरिए बैक्टीरिया गया, पानी के जरिए बैक्टीरिया मेरे मुंह में गया और मेरे मुंह में लाइसोजाइम है। अब कोई भी बैक्टीरिया हो ये बेटा लाइसोजाइम उसको मार डालेगा। बेटा ये अलग अलग स्पेसिफिकली हर किसी बैक्टीरिया को अलग अलग तरीके से नहीं मारेगा, बस बैक्टीरिया आया, कोई भी बैक्टीरिया हो उसका सेल वॉल डाइजेस्ट होगा, खत्म खेल। सो देयरफॉर बेटा इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज इनहेरिटेबल। बेटा जरा गौर से देखिएगा, मुझ में स्किन बनाने का जीन है ना, सो मुझ में स्किन बेटा जो है ये मेरे पास बेटा जीन है ना, तभी तो मैंने स्किन बनाया। सो स्किन बनाने के लिए जीन्स है, मैंने इन जीन्स को अपने बच्चों में भी दिया ना, तो उन बच्चों ने भी बेटा स्किन बनाया ना। सो दैट मींस कि बेटा इट इज इनहेरिटेबल। इट प्रोड्यूसेस जनरलाइज्ड रेस्पॉन्स। जनरलाइज्ड रेस्पॉन्स मींस कि सुनो स्पेसिफिक रेस्पॉन्स करा के, दैट मींस ये हर किसी के खिलाफ एक ही रेस्पॉन्स दिखाता है। समझ में आ गया? ये माँ बाप की तरह होता है कि माँ बाप के पास 10 बच्चे हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, हर किसी बच्चे के लिए एक ही नजर रहती है ना, कि कहां बच्चा सम पर्टिकुलरली टूवर्ड ना बेटा, माँ बाप के पास हर कोई बच्चा प्यारा होता है। या कोई टीचर है, उसके टीचर के क्लास में इस टाइम मेरे पास बेटा इस टाइम इतने बच्चे मेरे देख रहे हैं, क्या कोई बच्चा मेरे फेवरेट है? ना, हर कोई बच्चा मेरे जैसा एक ही सामने एक ही जैसा है, चाहे वो नॉटी हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो नाकाबिल हो, हर कोई बेटा एक ही जैसा हो माँ बाप की नजर में या टीचर की नजर में। फाइट्स विद पैथोजन बाय मींस अदर देन एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज नहीं बनाते, ये एंटीबॉडीज के जरिए अपना बेटा काम नहीं करते, ये एंटीबॉडीज को अपना हथियार नहीं बनाते। जबकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो अपना काम किसके जरिए करती है? एंटीबॉडीज। इसलिए तो वो स्पेसिफिक है, क्योंकि हर किसी पैथोजन के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनती है। It is found in both invertebrates as well as vertebrates. ये हमें दोनों में भी मिलता है, दोनों में मिलता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी है या जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। सो ये आपको पॉलीफेरा में भी मिलेगा, नाइडेरिया में भी मिलेगा, टीनोफोरा में भी मिलेगा और मैमल्स तक के हर किसी जगह आपको मिलेगा। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं वहां कहूंगा कि इट इज फाउंड ओनली इन वर्टिब्रेट्स। तो चले बेटा, अब हम इनेट इम्यूनिटी को समझ लिया कि इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है, ये जनरलाइज्ड रेस्पॉन्स दिखाती है, ये एंटीबॉडीज के जरिए अपना काम नहीं करती है, और ये वर्टिब्रेट्स में भी होती है और इनवर्टिब्रेट्स में भी होती है, और ये इनहेरिटेबल है। क्लियर? अगला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अब हम बेटा इसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। इट्स एन एक्सटर्नल डिफेंस एंड प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द ब्लड। सो इसका मेन काम होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म का, या ब्लड और टिश्यूज भी लिख सकते हैं बेटा, इसमें क्या परेशानी। जरा गौर से देखिएगा, अगर मेरा स्किन जो है, ये स्किन के नीचे बेटा मेरे टिश्यूज है ना, और इन्हीं टिश्यूज में ब्लड वेसल्स है ना। अब बेटा जब कोई बैक्टीरिया आया, ये मेरे जिस्म के साथ टकराया, स्किन के साथ टकराया, इसकी फितरत है ना मैं कि इस इंसान के जिस्म में घुसूं ताकि मैं इसको डिजीज करूं, मैं इससे फूड हासिल करूं, इससे न्यूट्रिएंट्स हासिल करूं, इससे शेल्टर हासिल करूं और इसको बीमार करूं। मगर बेटा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है, इसका यही तो काम है कि इस पैथोजन को ना ही ब्लड में जाने देती है और ना ही टिश्यूज में। सपोज अगर मेरा स्किन किसी जगह कट जाएगा तो बेटा इसी कटे हुए स्किन से, इसी फटे हुए स्किन से ये बैक्टीरिया बेटा अंदर जा सकता है टिश्यूज में और मुझे बीमार कर सकता है। सो इसीलिए बेटा अगर हम देखेंगे कि जो एक्सटर्नल डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है, एक्सटर्नल डिफेंस है जो रोकता है एक बैक्टीरिया को या पैथोजन को किसमें जाने में, ब्लड में या फिर टिश्यूज में। इट इंक्लूड्स 2 बैरियर्स, अभी मैंने कहा था फिजिकल बैरियर्स एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब सबसे पहले बेटा देखेंगे कि फिजिकल बैरियर में क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी, तब तक मैं पानी के 2 घूंट पीऊंगा जल्दी। फिजिकल बैरियर्स, physical barriers are also called as structural or anatomical barriers. They don't allow the entry of pathogens or other foreign agents into the body. It includes, अब देखिए बेटा इसमें क्या क्या आता है, प्लीज नजर बराबर रखिएगा। स्किन, अभी तक तो बक रहा था, नेजल हेयर्स, कान के अंदर जो बेटा शाबाश आपके बाल है, बोला था मैंने, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स एंड एक्सपोज पार्ट ऑफ द आई बॉल कंजक्टाइवा। सपोज वमाशी से स्किन हर कुंजाई,
आपकी आंखों के जरिए बेटा ये पैथोजन अंदर जा सकता है, आपके नाक के जरिए पैथोजन अंदर जा सकता है, आपके मुंह के जरिए पैथोजन अंदर जा सकता है, आपके कानों के जरिए पैथोजन अंदर जा सकता है, आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के जरिए पैथोजन अंदर जा सकता है, आपके एनल कैनाल के जरिए बेटा ये पैथोजन अंदर जा सकता है, क्योंकि ओपनिंग्स है ना आपकी बॉडी में, अल्लाह पाक ने बेटा इन ओपनिंग्स को गार्ड करके रखा है। देखिए कैसे, जब बेटा स्किन से बैक्टीरिया टकराएगा, पैथोजन टकराएगा, सुने के अंदर स्थिति अब बेटा, क्योंकि स्किन जो है उसमें केराटिन होता है, केराटिनाइजेशन हुई होती है, कॉर्निफिकेशन होती है, और उसकी वजह से बेटा कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन हमारे स्किन के जरिए हमारे टिश्यूज या ब्लड में नहीं घुस सकता है। सो ये पहला पॉइंट। अब जो हमारी जिस्म में सुराख है, उन सुराखों के जरिए ये बेटा बैक्टीरिया या पैथोजन अंदर जा सकता है ना। आप देखिए बेटा, नाक के जरिए जाना चाहेगा, वहां नेजल हियर्स है, नहीं घुस पाएगा इजिली। उसके बाद म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग, अगर हम अपना बकल कैविटी देखेंगे, बकल कैविटी में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टडी करेंगे, एलिमेंट्री ट्रैक्ट स्टडी करेंगे, या यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट स्टडी करेंगे, मेल में यूरिथ्रा, फीमेल में यूरिथ्रा स्टडी करेंगे, जरा गौर से बेटा देखिएगा। ये मैंने यहां पर बेटा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लाया, ये आपका माउथ है, इस माउथ में, ईसोफेगस में, शाबाश बेटा स्टोमक में एपिथेलियल लाइनिंग होती है। और ये एपिथेलियल लाइनिंग क्या करती है, इसमें बेटा म्यूकस सेल्स होती है, गॉबलेट सेल्स होती है, और ये कंटिन्यूअसली क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस। और इस म्यूकस में बेटा एक खतरनाक एंजाइम होता है, एंड दैट्स कॉल्ड लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम क्या करता है, ये इस पैथोजन को मार डालता है, क्योंकि बेटा चिपचिपा होता है ना म्यूकस, और जो ही म्यूकस के साथ पैथोजन चिपकता है तो लाइसोजाइम उसको मार डालता है, खत्म कर देता है। इसी तरह अगर कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन आपके आंखों के जरिए अंदर घुसना चाहता है, तो आपके आंखों के ऊपर बेटा एक ट्रांसपेरेंट बेटा स्किन है, एंड दैट्स कॉल्ड कंजक्टिवा, और ये कंजक्टिवा इसको आंख के अंदर घुसने नहीं देता है। इसी तरह बेटा अगर हम आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखेंगे, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मोस्ट ऑफ द बेटा प्लेसेस पे सीडोस्ट्राटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है, और जो सीलिएटेड सीलिया होता है, ये कंटिन्यूअसली म्यूकोसिलरी apparatus जो होता है, जो ही बेटा कोई पैथोजन हवा के जरिए अंदर जाता है, कोई वायरस हवा के जरिए अंदर जाता है, तो ये म्यूकोसिलरी apparatus म्यूकस उसको पकड़ लेता है, क्योंकि म्यूकस चिपचिपा होता है, और फिर सीलिया ऊपर की ओर वाइब्रेट करता है, और बेटा शाबाश, ये पैथोजन थूक के जरिए या वायरस थूक के जरिए फिर कहां फेंका जाता है, बाहर। सो आपने देखा होगा बेटा, जब आप डस्टी एनवायरनमेंट में चलते हो, किसी जगह बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, डस्ट है, और जब बेटा उसमें आप चलते हो, जब आप घर जाते हो, फिर आप अपना मुंह जब साफ करते हो, नाक साफ करते हो, आप देखिए बेटा, आपके नाक जब आप साफ करते हो, वहां से ब्लैक कलर्ड म्यूकस निकल के आता है। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पे इस म्यूकस ने सीलिया की मदद से, हेयर्स की मदद से किसको पकड़ा होता है, शाबाश बेटा डस्ट पार्टिकल्स को, और फिर वो म्यूकस के जरिए जब आप अपना नाक या गला साफ करते हो, थूक गले से बाहर निकालते हो, तो उस थूक से बेटा वो डस्ट पार्टिकल्स या पैथोजन भी बाहर निकल के आते हैं। सो देयरफॉर बेटा अगर आप गौर से यहां पर देखेंगे कि जो ये फिजिकल बैरियर्स है, ये वो रुको ना, ये वायर पैथोजन रुकाया, समझ में आ गया, रुकाया ना, स्किन हो, नेजल हेयर हो, म्यूकस कोटिंग हो, या सीलिया लाइनिंग हो, ये वो रुको ना बेटा। सो देयरफॉर बेटा इट्स कॉल्ड एज फिजिकल बैरियर। So therefore, skin, nasal hairs, mucus lining of respiratory tract, gastrointestinal tract, urogenital tract, and conjunctiva and cilia, they all belong to they are all the part of shabash immune system. But they beta shabash, they are the components of physical barriers under first line of defense mechanism. तो चले बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब मैं नेक्स्ट बैरियर की ओर आ रहा हूं, एंड दैट बैरियर इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब देखेंगे बेटा ये भी तो कंपोनेंट है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म का। फिजिकल बैरियर रोकते थे, अब देखेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या करते हैं। They are also called as chemical or functional barriers. These include secretions from skin, mucous membrane and glands. So हमारे स्किन से कुछ secretions बनती है, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से, चाहे वो यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट का हो, चाहे वो बेटा आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एपिथेलियम हो, चाहे वो आपका बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एपिथेलियम हो, म्यूकस मेम्ब्रेन हो, तो वहां से बेटा कुछ केमिकल्स इस म्यूकस में होते हैं जो इस बैक्टीरिया को मार डालते हैं या पैथोजन को खत्म कर देते हैं। इस तरह ग्लैंड्स में बेटा या म्यूकस ग्लैंड से कुछ सिक्रीशंस ऐसे निकलती है जिसकी वजह से बेटा ये सिक्रीशन में कोई ऐसा केमिकल होता है जो इस पैथोजन मार डालता है। The examples of chemical, जैसे chemicals आसान, even secretions आसान। Examples of chemical barriers are, तो चले बेटा again skin. So skin बेटा physical barrier का भी काम करता है और physiological barrier का भी काम करता है। Physical barrier means रोकना। अब देखेंगे physiological barrier में कैसे काम करेगा, skin कैसे अब इस बैक्टीरिया को मार डालेगा।
जो अभी अभी इसने रोका। तो देखिए कैसे स्किन में बेटा दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स। ये आपने बेटा 11th में पढ़ा, स्पेशली एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब टीचर ने आपको एसेसरी शाबाश बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पढ़ाए होंगे तो कहा होगा कि स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि इसमें दो किस्म के बेटा ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स। और स्वेट ग्लैंड्स का हम एक और नाम देते हैं डोरीफेरस ग्लैंड्स, और ऑयल ग्लैंड्स का हम एक और नाम देते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। जो ये स्वेट ग्लैंड्स होते हैं इनसे एक्सक्रीशन बनती है, दैट्स कॉल्ड स्वेट। आज का लेक्चर आसान है, कल से बेटा ये बहुत खतरनाक बनेगा, क्योंकि 3 लेक्चर्स और लगेंगे इम्यून सिस्टम में, और तीनों के तीनों बेटा बहुत खतरनाक लेक्चर्स लगेंगे। इसलिए बेटा आज का लेक्चर में आपको बेटा खाली ये करवाता हूं कि कौन कौन से बेटा बैरियर्स काम करते हैं, और आज का लेक्चर आसान। स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट व्हिच कीप्स स्किन पीएच एसिडिक। अब बेटा जो स्वेट प्रोड्यूस करता है, जो स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है। सो जब भी आप बेटा स्वेट को देखोगे ये एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है। और बेटा आपको पता है कि जो एसिडिक पीएच है वो हार्मफुल होता है टू बैक्टीरिया। एसिडिक पीएच में तो बैक्टीरिया बेटा ग्रो नहीं करता है। अल्लाह ताला ने बेटा हमारे स्टोमक में जो एसिडिक पीएच है, ये क्या करता है? अगर फूड के जरिए कोई बैक्टीरिया हमारे स्टोमक में जाता है तो एसिडिक पीएच उसको जिंदा नहीं रहने देता, क्योंकि एसिडिक पीएच बहुत खतरनाक होता है, डेट्रीमेंटल होता है फॉर द शब्बा बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी है ना, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, जो बेटा शाबाश एसिडिक पीएच में भी ग्रो करते हैं। और आपके पास एक बैक्टीरिया है एंड दैट्स कॉल्ड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये हमारे बेटा शाबाश स्टोमक में रहता है और किस पीएच पे जिंदा रहता है? 1.8। देयर आर एक्सेप्शंस, अल्लाह पाक ने हर किसी जगह एक्सेप्शंस रखी है। उसके बाद ऑयल ग्लैंड्स प्रोड्यूस सीबम व्हिच पोजेस बैक्टीरियोसिडल एंड फंजिसिडल प्रॉपर्टीज। सो जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वहां से भी एक्सक्रीशन प्रोड्यूस होती है, दैट्स कॉल्ड सीबम। और ये सीबम बेटा हमारे स्किन पे होता है, स्वेट भी हमारे स्किन पे होता है, और ये दोनों मिलजुल के क्या करते हैं? स्वेट बेटा एसिडिक होता है, इससे वो बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है, और जो सीबम है इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं विच आर बैक्टीरियोसिडल एंड फंजिसिडल। तो चले बेटा ये तो स्किन था। नेक्स्ट स्लाइड, लाइसोजाइम। देखिए बेटा लाइसोजाइम लगभग आपकी हर किसी स्क्रीशन में रहता है, लगभग। ये इवन बेटा यूरिन में भी रहता है, ये आपके बेटा मां जो दूध पिलाती है उसमें भी होता है, ये हमारे सलाइवा में होता है, ये हमारे टीयर्स में होता है। मगर बेटा स्वेट में ये नहीं रहता है, स्वेट में लाइसोजाइम नहीं होता। सो लगभग जितनी भी बॉडी की स्क्रीशंस है उस पे आपको ये लाइसोजाइम मिलेगा एक्सेप्ट स्वेट। इट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ माउथ, जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है उसमें भी ये रहता है। इट इज प्रेजेंट इन द टीयर्स, जो हमारी आईज में बेटा लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली लैक्रिमल स्क्रीशन बनाते हैं, टीयर्स बनाते हैं, उसमें भी होता है। और जो हमारे म्यूकस ग्लैंड्स बेटा म्यूकस लाइनिंग पे म्यूकस बनता है उसमें भी ये होता है। और ये लाइसोजाइम क्या करता है? ये बेटा बैक्टीरियसिडल होता है, क्योंकि ये बेटा बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या करता है? ब्रेक, उसके टुकड़े टुकड़े करता है। और जब बैक्टीरिया का सेल वॉल टुकड़े टुकड़े होता है, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकान्स का बना होता है, दो किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स और बेटा पेप्टाइड चेन्स का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है एन एस्टाइल ग्लूकोज अमाइन एंड एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड। ये बेटा उन्हीं लाइसोजाइम क्या करता है? ये इस बैक्टीरिया के सेल वॉल को पेप्टाइडोग्लाइकान्स को डाइजेस्ट करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाता है। उसके बाद सलाइवा आल्सो कंटेन्स लैक्टोफेरिन। इसमें एक और केमिकल होता है दैट्स कॉल्ड लैक्टोफेरिन व्हिच बाइंड्स विद आयरन। ये आयरन के साथ बाइंड होता है लैक्टोफेरिन एंड स्टॉप्स बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। और जब बेटा लैक्टोफेरिन चिलेट करता है, बाइंड करता है आयरन को, आयरन मच फ्री अवेलेबल रोजेनी, और जब फ्री आयरन अवेलेबल नहीं रहा तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करता है। सो सच इज द रोल ऑफ लाइसोजाइम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला सुरामिन। It's also called as earwax and is secreted by suraminous glands found in external auditory meatus or ear canal. Tushna kananamas tuja asa baran achuna su lyodur mal kada asa ya mal chuna kada asa, and that mal is called as earwax. और बेटा ये earwax भी बैक्टीरियासिडल होता है। अगर कोई बैक्टीरिया कान के जरिए आपके बेटा शाबाश कान में घुसेगा तो वहां पर बेटा ये earwax जो है ये उसको बेटा मार डालता है। ये एक और चीज करता है, ये रिपल करता है। इसको बेटा इसको लिखिए, स्पेलिंग ठीक कीजिएगा यहाँ पे, REPELS, रिपेल्स इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को अंदर आने नहीं देता और डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है जो कान के अंदर घुसना चाहता है। तो देयरफॉर बेटा जो कान के अंदर ये सुरामिन है, ईयरवैक्स है, ये भी इम्यूनिटी में एक अपना रोल अदा करता है एज अ केमिकल बैरियर। चलिए बेटा नेक्स्ट,
एसिड इन द स्टोमक, जरा बेटा गौर से यहां पर देखिएगा। आपने 11th में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा और फिर टीचर ने वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का जिक्र तो किया होगा कि हमारे स्टोमक में 3 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, पाइलोरी ग्लैंड्स, कार्डियक ग्लैंड्स एंड कॉर्पोफंडिक ग्लैंड्स। और जो कॉर्पोफंडिक ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्टोमक में, उनमें खास किस्म की सेल होती है एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज ऑक्सिनेटिक सेल्स। इनको हम एक और नाम देते हैं पैराइटल सेल्स। और ये ऑक्सिनेटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स बेटा एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं हमारे स्टोमक में, दैट्स कॉल्ड एज HCl। और ये HCl बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर कन्वर्शन ऑफ पेप्सिनोजिन टू पेप्सिन, पढ़ा होगा बेटा ये। मगर इस एसिड से बेटा हमें एक शब्बा बेटा एडवांटेज मिलती है स्टोमक में। सो अगर कोई खाना हम खाते हैं, पानी पीते हैं, खाना और पानी में तो बैक्टीरिया होते ही रहते हैं बेटा। किंतु वन इस खेन जो खेमा साफ आसान, आप 100% साफ आसान ना, इसमें तो बैक्टीरिया होते रहते हैं बेटा, पैथोजेंस होते रहते हैं जो हमें बेटा बीमार करने की फितरत रखते हैं। पर जो ही ये पैथोजेंस, जो ही ये बेटा पानी के जरिए पैथोजन या फूड के जरिए पैथोजन हमारे स्टोमक में जाता है, वहां पर HCl है ना, और ये HCl बेटा इस बैक्टीरिया या पैथोजन की धज्जियां उड़ा देता है। So therefore beta acid in the stomach also acts as a shabash as a part of immune system। आपने बेटा टाइफाइड का नाम सुना होगा। टाइफाइड जो है ये एक बीमारी है जिसको हम बेटा एंट्रिक फीवर भी कहते हैं, इंटेस्टाइनल फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इसको एक बैक्टीरिया करता है एंड दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज साल्मोनेला टाइफी। ये बेटा मुझे आपको ह्यूमन वेलफेयर में, ह्यूमन डिजीज में पढ़ाना है और थोड़ा बहुत बेटा उस दिन इस पे काम रोशनी डालेंगे कि जो टाइफाइड है इसको एक बैक्टीरिया करता है साल्मोनेला टाइफी। और जब बेटा पानी के जरिए साल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी में जाता है, स्टोमक में जाता है, या फूड के जरिए बेटा हमारे स्टोमक में जाता है, तो HCl क्या करता है, वो इस साल्मोनेला टाइफी को मार डालता है। सो साल्मोनेला टाइफी बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है HCl। सर तिलने को टाइफाइड गसनी समझ में आ गया। मगर बेटा कभी कभी क्या होता है कि जो पानी और खाना आप खाते हो उसमें बहुत ज्यादा लोड होता है साल्मोनेला का, बहुत ज्यादा नंबर होता है, और इत्तेफाकन बाय चांस कुछ साल्मोनेला बचते हैं और आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। नहीं तो बेटा एसिड इसको बर्बाद करके छोड़ेगा। अगर कम लोड पे साल्मोनेला आएगा तो ये एसिड बेटा उसको बर्बाद करके छोड़ेगा और उसको बेटा शाबाश जिंदा नहीं रहने देगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एसिडिटी होती है, वारियां लुकन छ बेटा एसिडिटी आसा या दपा मे आसा छ म्याद चकान। ये छ तो कशर वो लफ्ज बेटा वारिया त्रे लफ्ज वुचो तुम कशरन ज्यादा, अख मे छ शुगर, ब्याख में म्याद चकान, समझ में आ गया, ब्याख में प्रेशर, समझ में आ गया। इन 3 चीज बेटा कशरन आम तौर। एसिडिटी हमें इसलिए क्योंकि हम फूड जो खाते हैं नुन चाय ज्यादा चवा, स्पाइसी फूड ज्यादा खाते हैं, इसलिए बेटा हमें एसिडिटी के चांसेस क्या लगते हैं, ज्यादा। अब बेटा जब हम एसिडिटी के लिए अब ट्रीटमेंट लेते हैं आम तौर एंटी एसिड निवा, एंटी एसिड निवा तिमा बोतल चवा, समझ में आ गया। उसमें वो सफेद बेटा शाबाश वो सिरप होता है वही पी लेते हैं, एंटी एसिड। और जो लोग बेटा एंटी एसिड ज्यादा लेते हैं ताकि उनकी एसिडिटी क्या हो जाए, कम, उनमें बेटा साल्मोनेला टाइफी या टाइफाइड होने का खतरा ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए बेटा डॉक्टर आमतौर कहता है मनी उजादिम एंटी एसिड। अगर आप लेते भी हो तो फिर पानी को अच्छी तरह से उबाल के पियो, खाने को अच्छी तरह से बेटा खा लो, बर्तन अपने साफ करो खाने से पहले, ताकि बेटा आपको साल्मोनेला टाइफी ना हो जाए, क्योंकि ज्यादातर पानी और बेटा फूड के जरिए होता है। क्लियर? चले नेक्स्ट, सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब कमीने नहीं है बेटा, वन ना हर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जलील तो कमीना के, हर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज करा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म तीन सिम्बायोटिक। जैसे बेटा लैक्टोबैसिलस का नाम तो आपने सुना होगा, ये हमारे इंटेस्टाइन्स में रहता है। इसी तरह बेटा बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे लिए सिम्बायोटिक है, जो हमारे लिए बेटा शाबाश अच्छे अच्छे बैक्टीरिया जो हमें बेटा दूसरे पैथोजेनिक बैक्टीरिया से बचाते हैं। कैसे? सपोज दे ऑकर ओवर द स्किन, नेजल चैम्बर्स, इंटेस्टाइन एंड वेजिना। अगर हम फीमेल्स का वेजिना देखेंगे, इट्स हाईली ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस, स्पेशली ड्यूरिंग मेटिंग। फीमेल के वेजिना में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और देखिए कुदरत का खेल, जो फीमेल का वेजिनल कैनाल होता है उसमें बेटा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, और एक और रहता है लैक्टोनिस्टॉक। और ये लैक्टोबैसिलस और लैक्टोनिस्टॉक जो बेटा फीमेल के वेजिनल कैनाल में होते हैं, ये वहां पे बेटा सेल्स को ब्रेक करके वहां से ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में। और इस लैक्टिक एसिड की वजह से जो पीएच है वेजिना का वो क्या बनता है, एसिडिक। और एसिडिक पीएच बनने से शाबाश जो वेजिनल इंफेक्शन है वो बहुत कम हो जाती है।
सो यहां पर बेटा इस बैक्टीरिया ने, चाहे वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, चाहे वो लैक्टोनिस्टॉक बैक्टीरिया है, इसने बेटा इस फीमेल के वेजिना को, शाबाश, उसके पीएच को एसिडिक बनाया ना, और इस एसिडिक पीएच की वजह से फीमेल में इंफेक्शन होने के चांसेस, वेजिनल इंफेक्शन होने के चांसेस क्या रहते हैं? कम। So this was all about your बेटा शाबाश केमिकल बैरियर। उसके बाद बेटा अब हम आएंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म की ओर, और इसमें बेटा हम देखेंगे कि अगर अब कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन आपकी फर्स्ट लाइन को ब्रीच कर रहा है, सपोज आपके स्किन में कट है, उसी कट के जरिए ये बैक्टीरिया अंदर गया, इम्यूनो स्किन बैरियर ही बेटा ब्रीच करी। सो अब अगर किसी वजूहत से ये पैथोजन फर्स्ट लाइन को ब्रीच कर रहा है, चकमा दे रहा है, और अब ये आपके सेकंड लाइन पे पहुंचा, या तो ये बेटा अब आपके ब्लड में आया होगा, या फिर आपके स्किन के जरिए किसमें? टिश्यूज। अब देखना ये है क्या ब्लड और टिश्यू अब इस पैथोजन को बेटा इजिली मल्टीप्लाई करने देगा? नहीं। अब ब्लड और टिश्यूज में इसको दो बैरियर्स और मिलेंगे, सेकेंड लाइन बेटा बैरियर्स मिलेंगे, और बेटा दो किस्म की फौजें मिलेंगी जो अब बेटा इस पैथोजन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। वन इज सेल्यूलर बैरियर्स एंड अनदर इज साइटोकाइन बैरियर्स। और कल के लेक्चर में हम देखेंगे बेटा कौन कौन सा सेल्यूलर बैरियर है और कौन कौन सा साइटोकाइन बैरियर। तो इंशाल्लाह